गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मेडिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स, तो पहला पॉइंट है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है? तो सर रोनाल्ड ए फिशर। आपको पता होगा कि जो हम पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ते हैं उसमें जो अनोवा टेस्ट है उसको एफ टेस्ट भी बोलते हैं, तो वो इन्होंने आर ए फिशर इन्होंने दिया है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ से याद हुए कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स रोनाल्ड ए फिशर है। जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी जो अनोवा टेस्ट है उसको भी इन्हीं ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड स्टैटिस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टैटस। लैटिन वर्ड क्या है? स्टैटस। इटालियन वर्ड स्टैटो, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, शायद आया भी है ये क्वेश्चन, कि जो स्टैटिस्टिक वर्ड है, ये जो स्टैटस वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? ऐसे ऑप्शन आएगा फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड, जर्मन। तो आपको उस हिसाब से याद करना है कि स्टैटस मतलब लैटिन में स्टैटस है, इटालियन में स्टैटो है और जर्मन में स्टैटिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन किसने दी है? मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में दी है ये डेफिनेशन। तो ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो देखिए इसमें क्या होता है इसको ऐसे समझेंगे, सपोज हमारे पास कोई डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। सपोज मेरे पास मेरा डेटा है, हीमोग्लोबिन का कोई डेटा है। ठीक है, कि इतने पेशेंट है, 10 पेशेंट है, उनका डेटा इतना है। तो वो उस डेटा को मैं एज अ स्टैटिस्टिक कैसे यूज करूंगी? तो उसको पहले मैं कलेक्ट करूंगी। सपोज मैं किसी हॉस्पिटल में गई, मैंने वहां पे कलेक्ट किया, फिर उसको एनालिसिस किया कि हाँ इतने पेशेंट का, इतने एज ग्रुप पेशेंट का, कि 10 से 20 एज ग्रुप के पेशेंट का इतना है, 20-30। तो मैंने क्या किया? एनालिसिस किया। फिर मैं उसको इंटरप्रेट करूंगी, उसकी एक टेबल बनाऊंगी, टेबल बना के इंटरप्रेट करूंगी। देखो ऐसे ऐसे उसको पहले मैं एक जगह लिखकर उसको पूरा उसका इंटरप्रिटेशन प्रेजेंटेशन करूंगी कि टेबल फॉर्म में मैंने उसका प्रेजेंट किया बताने के लिए, तो वो पूरा स्टैटिस्टिक के फॉर्म में हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? पहले हमने कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया मैंने उसको, फिर उसको मैंने इंटरप्रेट किया, फिर प्रेजेंट किया मैंने किस फॉर्म में, उसको बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अभी ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, स्टैटिस्टिकल टर्म्स, इसको देखेंगे। देखिए डेटा क्या होता है? अ सेट ऑफ वैल्यूज रिकॉर्डेड ऑन वन और मोर ऑब्जर्वेशनल यूनिट, एनी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक और इवेंट इज कॉल्ड डेटा। मतलब कुछ भी रिकॉर्डेड वैल्यूज है, जैसे मैंने अभी हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दिया या ब्लड प्रेशर है, सपोज किसी का क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर लिया, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, तो ये सब जो मैंने रिकॉर्ड किया है उसकी ऑब्जर्वेशन जो यूनिट है जो मैंने किया है, सपोज 120-80 मैंने बीपी लिया किसका, तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे उसको। ठीक है, जो वैल्यूज है वो वैल्यूज डेटा के फॉर्म में कब आएंगी? जब मैं उसको कलेक्ट करके एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, तब को क्या होगा? वो डेटा कहलाएगा, वरना वो 120-80 कुछ मीनिंग नहीं रहेगा उसका। ठीक है, फिर बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? व्हेन द डेटा एनालाइज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल साइंसेस एंड मेडिसिन। अभी मैंने वही बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं? मेडिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है कि ये सब जो, अगर जैसे मैंने आपको हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दिया, यही मैं किसी और चीज का एग्जांपल दूंगी, क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, तो ये मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का डेटा नहीं हुआ, ये नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स का डेटा हुआ। तो हम जो डेटा कहाँ से हमने कलेक्ट किया है? डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स या मेडिसिन, बायोलॉजिकल साइंस या मेडिसिन से हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको क्या बोलेंगे? बायोस्टैटिस्टिक्स। फिर पॉपुलेशन क्या है? और पॉपुलेशन इज एंटायर कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स और थिंग्स दैट वी में कलेक्ट डेटा, फ्रॉम विच में कलेक्ट डेटा। तो इसमें क्या है कि पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन पूरा एंटायर सब कुछ है, इनका कलेक्शन है, पीपल है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, थिंग्स है। सपोज मुझे डेटा कलेक्ट करना है कि एक सिटी है, उसमें एक ऐसा पोर्शन है, नॉर्थ या साउथ पोर्शन है, वहां पे कितने एनिमल्स हैं या उसमें कितने स्वीट एनिमल्स हैं, तो वो भी एक पॉपुलेशन हो गई ना, वो एरिया को पॉपुलेशन हो गया। तो एनिमल्स, पीपल, प्लांट, या प्लांट्स का मैं अगर सपोज प्लांट्स का एनालिसिस कर रही हूँ उनके डेटा के, कि भाई इस सिटी में या इस स्टेट में टोटल कितने प्लांट्स हो सकते हैं,
तो वो पूरी प्लांट्स की पॉपुलेशन उस हिसाब से कलेक्ट करूंगी, ठीक है। फिर सैंपल देखिए, तो अ सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप ऑफ यूनिट्स। ये देखिए मैंने एक इमेज डाली है कि पॉपुलेशन पूरी, ये इतनी सारी पॉपुलेशन है, उसमें से हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सैंपल कलेक्ट करना है, मुझे 4th क्लास के स्टूडेंट का सैंपल कलेक्ट करना है। तो पूरी जो पॉपुलेशन है, सपोज मैं किसी सिटी में रह रही हूँ, उस सिटी में मुझे सिर्फ 4th क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं पर्टिकुलरली हर स्कूल में जाके, जो पूरे स्कूल्स हुए वो क्या, वो पॉपुलेशन हो गई, तो उसमें से जाके ओनली 4th क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना, वो एक सैंपल हो गया कि मेरे पास सैंपल क्या है, जो फर्स्ट से लेकर 12th तक है वो पूरी पॉपुलेशन हो गई, जो क्लासेस हैं फर्स्ट से 12th तक वो पूरी पॉपुलेशन हो गई, लेकिन मैंने सिर्फ 4th क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है, तो वो क्या हो गया, सैंपल हो गया। देखिए इसमें लिखा है ना, सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है मतलब कितने सारे स्टूडेंट्स, उसमें से मैंने सिर्फ 50 या 100 स्टूडेंट्स का ही डेटा कलेक्ट किया थे, तो वो सेम सैंपल हो गया, सैंपल बोल देंगे। हाँ, वेरिएबल देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से इसको समझना। वेरिएबल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हैविंग डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन। Unit of data collection. Examples of variables include diastolic blood pressure, heart rate, the height of adults male, the weight of preschool children. तो इसमें क्या है, वेरिएबल क्या है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग डेटा होता है, कैरेक्ट मतलब उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सपोज कोई इसमें जैसे लिखा है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो हर एक, मेरे पास सपोज मेरे क्लिनिक पे 10 पेशेंट आए, तो उनका अगर मैं ब्लड प्रेशर लूंगी, तो सबका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अलग अलग आएगा, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल। कैरेक्टरिस्टिक हैविंग डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट पर्सन, सेम नहीं आ सकता सबका, मे बी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आ जाए सेम, लेकिन हर किसी का सपोज सबका सिस्टोलिक सेम आ गया, डायस्टोलिक डिफरेंट आ गया, तो डिफरेंट रह सकता है, तो हर एक इंसान का डिफरेंट रहता है। तो प्लेसेस और थिंग्स मतलब डिफरेंट पीपल, कहाँ वो रह रहे हैं, और थिंग्स, इन सब का जो डिफरेंट वैल्यूज है उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। इसको और क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है, तो ऑप्शन देखेंगे, पॉपुलेशन, सैंपल, कुछ भी, तो यूनिट क्या रहेगा, वेरिएबल ही यूनिट रहेगा, यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 4 टाइप से हैं, 4 देखेंगे हम। पहला क्या है, इंडिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट, तीसरा कॉन्फाउंडिंग, और चौथा बैकग्राउंड। अभी इसको समझेंगे थोड़ा। देखिए वेरिएबल डिपेंडेंट क्या है, वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल और डिसीज, इसको क्या बोलते हैं, आउटकम वेरिएबल और डिसीज बोलेंगे। ये कहाँ रहता है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। वन विच गेट अफेक्टेड बाय चेंजेस अकरिंग इन अदर वेरिएबल्स। अभी क्या है, जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड है, उसकी वजह से इसके जो वेरिएबल्स है वो चेंज होते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल एक बता देती हूँ। देखिए मैं ग्राफ बना रही हूँ ये, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, को समझना थोड़ा। सपोज मैंने एक्स एक्सिस पे ये मैंने बनाया, एक्सिस पे क्या है, ये एज इन ईयर्स, ये मैंने कुछ ईयर्स में लोगों की एज लिखी है, ठीक है, 20 30 40 50, ठीक है। अभी मैं ये मैंने लिखा है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, ग्राम परसेंटेज, ठीक है। ये मैंने हीमोग्लोबिन लिखा है, और ये लिखा है एज। अभी इसमें क्या लिखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए ये वाई एक्सिस पे होता है, तो ये मेरा कौन सा है, जो मैंने हीमोग्लोबिन लिखा है, ये है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्या है, ऑन एक्स एक्सिस, तो ये है मेरा, जो एज मैंने लिखी है वो लिखी है एक्स एक्सिस पे। अब इसको समझना, देखो इसमें क्या किया है मैंने, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, जो एज है, इंसान की जो एज है, एक पर्सन की एज है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो वेरियस हो सकता है, मतलब सपोज अगर मैं हूं
मेरा हीमोग्लोबिन, मैं 20 ईयर्स की हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन है सपोज 14 फॉर एग्जाम्पल, तो जब मैं 30 ईयर्स की होंगी या मैं 40 ईयर्स की होंगी तो वो चेंज हो सकता है। तो आपको समझ में आया कि जो हीमोग्लोबिन है मेरी एज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरी एज पे। तो डिपेंड वेरिएबल कौन सा हो गया? हीमोग्लोबिन। जैसे जैसे मेरी एज चेंज हो रही है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन भी चेंज हो रहा है, लेकिन मेरी एज किसी पे डिपेंड नहीं है, एज मेरी चलती जा रही है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। आया समझ में? तो डिपेंडेंट वाला वेरिएबल क्या है? पहले तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिपेंडेंट वाला वेरिएबल कौन से एक्सिस पे रहता है, तो वाई एक्सिस पे। मैंने आपको ग्राफ में समझा दिया। इंडिपेंडेंट कौन सा है? एक्स एक्सिस पे है। डिपेंडेंट कौन सा है? जो इफेक्ट होता है अदर वेरिएबल से, मतलब वो इंडिपेंडेंट वाले से इफेक्ट हो सकता है। एक ये चीज समझना। फिर क्या है? वेरिएबल एक्स डिपेंडेंट वाला, इंडिपेंडेंट वाला देखेंगे कि वेरिएबल अफेक्टिंग ऑन आउटकम, एक्सपोजर, इनपुट ऑफ। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट की वजह से क्या चेंज हो रहा है? डिपेंडेंट। आया समझ में? ठीक है, ये आप अब दो चीज समझ में आ गई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इसमें यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि इनको क्या क्या बोलते हैं। इनके लिखा है कि रिस्पॉन्स वेरिएबल बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल बोलते हैं, मेथड वेरिएबल बोलते हैं। तो डिपेंड वाला, डिपेंड वेरिएबल क्या है? इसको एक ट्रिक से याद कर लेना, आर ई एम, रैम। बस अब ये चीज याद रखना, आर ई एम। तो डिपेंड क्या है? रैम डिपेंडेंट है, रैम डिपेंडेंट है। और यहाँ पे हम देखेंगे इंडिपेंडेंट क्या है? प्रिडिक्टर वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल कर रहा है ना, पूरी जो हमारा स्टडी है उसको कंट्रोल कर रहा है इंडिपेंडेंट वाला। तो ये क्या रहेगा? पी ई सी, पेक। पेक क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और रैम क्या है? डिपेंडेंट है। इसमें सपोज क्वेश्चन आया कि रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या है, अगर आपको रैम इंडिपेंडेंट याद आ गया कि हाँ मैंने पढ़ा था रैम है डिपेंडेंट है, तो आप आंसर सही लगा दोगे। लेकिन ई में आपको कंफ्यूजन होगी कि मैंने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है या एक्सप्लेनेटरी पढ़ा है। तो ये याद रखना कि डिपेंड वाला जो है वो एक्सपेरिमेंटल है और इंडिपेंडेंट है वो एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, ये चीज याद करना। तो ये चीज बस दो चीजें याद करनी है कि डिपेंड वाला है एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है? डिपेंड वाला, तभी तो वो चेंज हो रहा है बार बार। लेकिन इंडिपेंडेंट वो एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप में ही एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है। अब है कॉन्फाउंडिंग। कॉन्फाउंडिंग समझेंगे। इसमें क्या होता है? वेरिएबल्स दैट इज इंटरवेनिंग वेरिएबल विच हैम्पर रिजल्ट। मतलब ऐसे वेरिएबल है जो स्टडी चल रही है उसको वो उसको इंटरप्ट करते हैं और उसके रिजल्ट को चेंज करते हैं, उसके रिजल्ट को खराब भी कर सकते हैं। वो वेरिएबल कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के इसमें देखेंगे हम। सपोज मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला, ये वाला जो ग्राफ है मैंने बताया। अभी इसमें कॉन्फाउंडिंग का है, क्या चीज हो सकती है? कॉन्फाउंडिंग ये होता है कि सपोज कोई पर्सन है 30 ईयर्स का, उसका हीमोग्लोबिन है 12.5। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू बता रही हूँ कि ये हो सकता है। लेकिन अगर वो स्मोकर हुआ या सपोज वो ड्रिंकिंग करता है, तो उसका हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली बॉडी पे इफेक्ट होगा, तो हीमोग्लोबिन डाउन भी हो सकता है। तो ये जो फैक्टर है, स्मोकिंग, स्मोकर एंड ड्रिंकिंग, जो ये फैक्टर है ये किसको अफेक्ट कर रहा है? पूरे रिजल्ट को अफेक्ट कर रहा है। हमारा रिजल्ट आ सकता था कि 30 ईयर्स के पर्सन का हीमोग्लोबिन 12.5 आ सकता था, लेकिन कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल था, उसने सब कुछ, उसने इंटरप्ट करके उसने सब कुछ हमारे रिजल्ट को खराब कर दिया। तो अब उसका हीमोग्लोबिन कितना हो सकता है? 11 हो गया, सपोज 10 हो गया। तो ये क्या, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वाला जो है फैक्टर है वो कॉन्फाउंडिंग है, वो हमारे रिजल्ट को हैम्पर कर रहा है, वो हमारे स्टडी में क्या कर रहा है? हमारे रिजल्ट, हमारी स्टडी को इंटरवेन कर रहा है। ठीक है, हमारे स्टडी में इंटरप्शन कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड है वेरिएबल अनरिलेटेड। हाँ, अभी सपोज कोई क्लिनिक पे पेशेंट आया, यही वाले ग्राफ से समझेंगे। सपोज कोई क्लिनिक पे पेशेंट आया, मैंने उसका एज पूछी, फिर मैंने उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाया। ठीक है, बाकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग मैंने उससे पूछ ली, सारे वेरिएबल्स पूछ लिए। फिर नॉर्मली जैसे पेशेंट आता है तो ठीक है, तो उससे पूछे हैं कि भाई आप कौन सी जॉब करते हो, आपकी फैमिली में क्या क्या जॉब करते हैं, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आपका रिलीजन क्या है, आप कहाँ रहते हो। तो ये जो सारे फैक्टर है मैंने जो पूछे,
ये उसके डिसीज से रिलेट नहीं करते कि वो कहाँ रहता है, या उसकी फैमिली इनकम कितनी है, या उसके पेरेंट्स की जॉब कितनी है, कौन सी है। तो ये जो है रिलेटेड ही नहीं है इससे, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं ना। तो ये क्या चीज हो गई, बैकग्राउंड हो गई। ये बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड पूछा गया है पेशेंट का, लेकिन ये सब चीजें सिर्फ पूछी गई हैं, सिर्फ वेरिएबल के उसमें है, लेकिन ना स्टडी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ना स्टडी को हैम्पर कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही। तो ये क्या है, अनरिलेटेड है। तो इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हो, सपोज कि फैमिली इनकम, ठीक है, पेरेंट्स जॉब, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। इससे हमारे स्टडी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल 4 चीजें समझ ली। हाँ, अभी ये इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं एक दो चीजें और लिखवाना चाहती हूँ कि ये तो 4 वेरिएबल हो गए। 2 एक अलग टाइप के वेरिएबल होते हैं, हम समझेंगे। एक है डिस्क्रीट वेरिएबल, ये इससे रिलेटेड नहीं है, अलग है। और एक है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस समझेंगे, एक्चुअली क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए। डिस्क्रीट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब हम अगर डिस्क्रीट वेरिएबल देख रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम में ही वो वेरिएबल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। कैसे, जैसे कि अभी है 2024, तो मैं किसी क्लास में जाऊंगी, सपोज मैं फोर्थ क्लास में गई, और मैंने काउंट किया कि स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट ईयर गई, फिर वो चेंज हो जाएंगे, ऑब्वियसली एक क्लास में एक ही साल तक रहेंगे, चेंज होंगे। तो ये है डिस्क्रीट वेरिएबल कि मैं सिर्फ एक टाइम पर ही उसकी वैल्यू नोटिस कर सकती हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि मैं 2024 में गई और मैंने उसकी वैल्यू नोट करी, तो एक क्लास में 50 बच्चे निकले, अब अगली बार जाऊंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सा है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, ओनली पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपल आ सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, या पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री में एक साल में जैसे पूरा सेंसस रहता है, वो एक साल में किया है ना कि भाई अभी इतने बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर जाऊंगे, फिर वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन मतलब क्या कहते हैं, बढ़ती कम कम होगी या बढ़ेगी, जो भी है उस हिसाब से। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ले सकते हैं। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या हो सकता है, देखो, ये ऑल पॉसिबल वैल्यू इन अ सर्टेन रेंज। अब चाहो तो लिख लेना, ये ऑल पॉसिबल वैल्यू इन अ सर्टेन रेंज। अब इसमें क्या एग्जांपल में आएगा, एग्जांपल से समझेंगे। सपोज वेट या हाइट। अब मैंने 2024 में, अभी मंथ चल रहा है सितंबर, मैंने वेट लिया पेशेंट का, ठीक है। अब मैं 5 दिन बाद भी इसे ले सकती हूँ, 10 दिन बाद भी ले सकती हूँ, 15 दिन बाद भी ले सकती हूँ। तो मैं उसको कंटिन्यूसली ले सकती हूँ कि हर 2 दिन में, हर 5 दिन में। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया कि हम किसी भी उसकी जो ऑल पॉसिबल वैल्यू है, कभी भी किसी भी रेंज में ले सकते हैं। तो वेट, हाइट, ठीक है, आई समझ में। तो क्या एग्जांपल में रहेंगे, डिस्क्रीट में क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में लेंगे, कंटिन्यूस में कभी भी ले सकते हैं। हाइट, वेट एग्जांपल रहेगा, ठीक है। हाइट, वेट, बीपी, जो भी आप एग्जांपल देना चाहें, ठीक है। 2 चीजें हैं, समझ में आ गई होंगी। अब ये 2-4 डेफिनेशन और देखेंगे। कॉन्फाउंडिंग फैक्टर मैंने अभी बता दिया आपको। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल फैक्टर एक ही बात है, डिफाइंड एज वन इज एसोसिएटेड बोथ विद एक्सपोजर एंड डिसीज, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वल इन स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। मैंने पूरा समझाया आपको कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग में वो इंटरवेन कर रहा है, वो वेरिएबल हैम्पर को, तो वो एक्सपोजर और डिसीज दोनों पे ही एसोसिएटेड है। तो ये चीज याद रखेंगे। फिर प्रेवेलेंस और इंसिडेंस, ये 2 वर्ड्स याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप कोई रिसर्च पेपर बना रहे हो या आप कोई रिसर्च स्टडी कर रहे हो, तो इसमें ये 2 वर्ड्स तो आते ही आते हैं, और इसका मीनिंग भी समझ लीजिए। देखो, प्रेवेलेंस क्या होता है, total new and old cases of a specified disease existing at a given point in time out of total population expressed in proportion or percentage। ये कैसे होता है, बाय क्रॉस सेक्शनल स्टडी। पहले तो हम ये मार्क करेंगे टोटल न्यू एंड ओल्ड केसेस। अब क्या है प्रेवलेंस, जैसे सपोज मैंने जैसे आपको बताया था, वो सेंसस का भी बताया था कि सपोज हमने अभी देखा कि कितने कैंसर पेशेंट हैं, ठीक है। तो मैं टोटल कैंसर पेशेंट कैसे लिखूंगी, कि जितने पुराने रह चुके हैं, कि अभी तक 2024 तक जितने पुराने कैंसर के पेशेंट रह चुके हैं, और अभी 2024 में कितने नए पेशेंट और आए हैं, उन दोनों को कंबाइन करके जो डेटा निकलेगा उसको बोलेंगे प्रेवलेंस, ठीक है।
जैसे मैंने सितंबर में 2024 सितंबर में प्रेवलेंस अगर निकालना चाहो तो मैं सारे पुराने पेशेंट लूँगी कि इतने हज़ार, सपोज़ 10, 20, 30 हज़ार पुराने पेशेंट हैं और नए अभी 1,000 और आए हैं, तो टोटल मिला के 31,000 पेशेंट्स हो गए। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीज़ के रहेंगे, तो ये क्या रहेगा प्रेवलेंस। एक ये समझ लीजिए कि न्यू प्लस ओल्ड क्या हुआ, प्रेवलेंस हुआ। इंसिडेंस देखेंगे नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज़। देखो अभी हम प्रेवलेंस में क्या न्यू भी ले रहे थे और ओल्ड भी ले रहे थे कि मैंने अभी तक 2024 तक कितने भी कैंसर के पेशेंट हुए वो सब लिए हैं, तो वो कितने हुए 20-30 हजार हुए, प्लस इस साल कितने हुए 1,000 हुए, तो टोटल कितने हुए 31,000 हुए। तो इंसिडेंस क्या रहेगा इसमें, सिर्फ नए जो न्यू केसेस निकले हैं वो, तो मतलब 1,000 जो न्यू निकले हैं वो हो गया इंसिडेंस, और न्यू प्लस ओल्ड 31,000 जो हुआ वो प्रेवलेंस। देखिए number of new cases of specific disease during a given time period out of total population of risk expressed by 1000 by longitudinal study। हाँ एक ये चीज देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगी जब मैं रिसर्च पढ़ाऊंगी ना तब मैं अच्छे से समझाऊंगी पूरी सारी जो स्टडी है पूरा समझाऊंगी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है। अभी आप ये वर्ड देख लो कि प्रेवलेंस कैसे लेंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज और इंसिडेंस कैसे लेंगे, तो ऐसे याद कर लेना। तो पीसी और आई एल, पीसी और आईएल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। देखो पहले तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, यहाँ पे लिखती हूँ SEM, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट सैंपल साइज। तो आप चाहो तो लिख लो कि क्या है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और अंडर रूट किसका है, सैंपल साइज का। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे थोड़ा। SEM इज ऑलवेज लेस देन SD। तो ऑब्वियसली अगर जैसे सपोज मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन 10 लिया, फिर मैंने इसका अंडर रूट कुछ भी 2 लिया, जो भी लिया, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम ही आएगी। ठीक है, तो ये कट जाएगा नहीं, ये कम आएगी, तो SEM कम होगा SD से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें ये है कि what SD is to the sample is to the population mean to determine whether a sample is drawn from the same population or not, whether it's mean or not। एक्चुअली इसमें 2-3 चीजें हैं, आगे एक्चुअली दिया हुआ है स्टैंडर्ड, मैंने आगे पूरा जब मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा डेविएशन वाला जो चैप्टर है उसमें पूरा SEM दिया हुआ है। इधर बस फॉर्मूला डेफिनेशन देख लो। उसमें क्या होता है कि हमको चेक करना होता है कि हमने जो पॉपुलेशन, जो हमारा जो सैंपल है उसमें हमने जो मीन निकाला है वो सेम पॉपुलेशन से निकाला है, सही है या करेक्ट है या एरर है उसमें, तो वो क्या बोलेंगे उसको, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। मैं एक्सप्लेन करूंगी पूरा बाद में, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन देख लो आप। ठीक है, अभी प्रेसिजन क्या होता है, देखो 2 वर्ड होते हैं, एक प्रेसिजन होता है, एक एक्यूरेसी होता है। एक्यूरेसी में सपोज मैंने किसी पेशेंट का बीपी लिया, मैंने 5 मिनट में ही 5 बार उस पेशेंट का बीपी लिया और 5 बारों में सेम आया, 5 बार उसका बीपी सेम आया। सपोज मैंने 5 बार उसका क्या लिया, बीपी लिया और 5 बार उसका आया 120/80, तो ये मेरा हो गया एक्यूरेसी। इतनी एक्यूरेट हूं मैं कि वो पेशेंट का बीपी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, एक हो गया एक्यूरेसी, एक्यूरेट क्या होता है। प्रिसीजन क्या होता है कि मैंने 5 बार उसका बीपी लिया तो उसकी जो मेजरमेंट्स हैं कि एक बार 120/80 आया, एक बार 118/80 आया, तो मैं हर बार मेजरमेंट, जितने भी मेजरमेंट है कितनी क्लोज हूँ, हर बार मैं कितनी क्लोज हूँ एक दूसरे से, जो मैंने 5 बार लिया है या मैंने 5 बार वेट लिया है तो कितनी क्लोज हूँ, कितना 0.1 या 0.2 जो ग्राम है डिफरेंस आ रहा है, उसको बोलेंगे प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी हर बार सेम आ रहा है, प्रिसीजन है मैं कितना क्लोज हूँ, हाउ क्लोज इज मेजरमेंट आर टू ईच अदर। ठीक है, इधर लिख लो, हाउ क्लोज इज मेजरमेंट आर टू ईच अदर, तो उसको क्या बोलेंगे प्रिसीजन। रिपीटेबिलिटी, इसको क्या क्या बोलेंगे, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिलायबिलिटी। ठीक है,